वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का हिंदी डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 8 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें 15 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक का आंसर हमें करना है। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो बच्चों इसके अंदर जो कुलीन शब्द है वो किससे मिलकर बना है, इन प्रत्यय के द्वारा बना हुआ है। प्रत्यय यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। निज वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर अपने आप स्वयं क्या हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर होगा चमकना, एक प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। तो बच्चों सरोज यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेखिका के पिता शक्की किस कारण से थे। तो बच्चों अपनों के विश्वासघात के कारण क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा शक करते थे। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था, यानी नेताजी की जो मूर्ति थी उसको बनाने का काम किसको सौंपा गया था। तो बच्चों हाई स्कूल शिक्षक को। बाल गोविंद भक्त के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पतोहू ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मिल्लाह खान किस संस्कृति के प्रतीक थे। यानी हमें बताना है जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई वादक, वो किस संस्कृति के प्रतीक थे। तो बच्चों वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक थे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कुलिस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। तो बच्चों कुलिस का मतलब होता है पाप। हमारे हरी हारिल की लकड़ी वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, कौन अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता है। यानी हमें बताना है कि कौन है जो अपना स्वर मुख्य गायक होता है उससे ज्यादा नहीं उठाता है। बच्चों वो संगीतकार होता है जो संगीतकार के साथ साथ में उसका पीछे से साथ देता है। कवि का स्वप्न कैसा था। तो बच्चों जो कवि है उसका स्वप्न प्रेम से परिपूर्ण था, यानी उसके जो स्वप्न थे उसमें प्रेम भरा हुआ था। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा खसूट खबीस कहकर पुकारा था। लेखिका किस परिदृश्य को अपने भीतर भरना चाहती थी। तो बच्चों वो हिमालय के सौंदर्य को अपने भीतर भरना चाहती थी। लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी थी। तो भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लेखक ने हिरोशिमा के ऊपर ये कविता लिखी थी। तो बच्चों ये हमारे बहुविकल्पिक प्रश्न थे जो हमसे 15 पूछे गए थे। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर हमें टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। अगला है, विशेषण शब्द संज्ञा या की विशेषता बताता है। तो बच्चों वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो उसके टोटल 2 भेद होते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो बच्चों ये सब हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं क्योंकि ये सब क्या है, एक कम्युनिटी यानी समुदाय है। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें पढ़ करके एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारा पद्यांश है, गद्यांश है। सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, सबको समान समझा जाए और सबको समान सुविधाएं दी जाए। हमारे देश में सामाजिक समानता का अभाव है। जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं, उन्हें समाज से बहिष्कृत समझा जाता है और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव बरता जाता है। माता पिता भी उन्हें वे सुविधाएं नहीं देते जो अपने लड़कों को देते हैं। इस प्रकार की असमानता से बहुत सी लड़कियों का
शारीरिक मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, इससे समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की असमानता का दूर होना आवश्यक है। नागरिक समता का अर्थ है कि राज्य में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर और उच्च नीच का कोई भेदभाव न किया जाए, दंड से कोई अपराधी बच न सके। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य कार्य के समान रूप से भाग लेने का, मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तथा राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है। यानी यहाँ पर जो हमें एक गद्यांश दे रखा है बच्चों, तो वो सामाजिक और नागरिक समानता है, उसके ऊपर है कि जो भारत का नागरिक है उसको सभी को एक जैसा माना जाए, यानी समाज को और उनके जो नागरिक है उनको एक जैसा माना जाए, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। तो बच्चों ये हमारा सामाजिक व नागरिक समानता के ऊपर एक गद्यांश था। अब इसको पढ़ करके हमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा सामाजिक व नागरिक समानता। अगला है समाज की उन्नति में किस प्रकार बाधा पड़ती है। तो बच्चों ये बताया गया है कि जो समाज की उन्नति में है वो किस प्रकार से बाधा पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, व्यवसाय आदि रंग के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यानी जाति, धर्म, वर्ग में असमानता के कारण क्या होती है, सामाजिक उन्नति में बाधा पड़ती है। यानी अगर ये चीजें समाज में पाई जाती है तो सामाजिक जो बाधा है वो उत्पन्न होती है। राजनीतिक समानता का द्योतक क्या है, यानी हमें बताना है कि राजनीतिक समानता है उसका द्योतक किसे माना गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो अंतिम लाइन में हमें लिखा हुआ है कि सभी को मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तथा राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने का क्या है, सभी को राजनीतिक अधिकार का द्योतक है। अगला है कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना किस अधिकार के अंतर्गत माना गया है। यानी किसी को भी अधिकार है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो हमें बताना है कि किस अधिकार के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो बच्चों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो नैतिक समानता है उसके अंतर्गत आता है, यानी नैतिक समानता के अंदर इसको लिया गया है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके आंसर की तो हमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार से हमारी मदद करता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक समानता। अगला की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो किस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं। यानी हमें पूछा गया है कि किस प्रथा के कारण करोड़ों लोग आजकल इस प्रथा में रहते हैं। तो बच्चों अछूत के कारण, यानी जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति किस में रहते हैं, अछूत के कारण। यानी कौन सी प्रथा हो गई बच्चों, जाति प्रथा। यानी सभी को अलग अलग जाति के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी के अंदर भेदभाव किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन है कि जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं। अगला सवाल है बच्चों इस गद्यांश का जो अंतिम सवाल है, अंगीकृत शब्द का विपरीत अर्थ बताना है। यानी जो अंगीकृत शब्द है उसका विपरीत अर्थ क्या होगा, तो बच्चों बहिष्कृत होगा। क्या होगा बच्चों, अंगीकृत का बहिष्कृत होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, बहिष्कृत इसका सही आंसर होगा। आप इसका आंसर इस पद्यांश के बाद में देख सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बड़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू चाहे जिसे उधर, क्षण में मत झुक जाओ देख प्रंजभन गिरी को देख न रुक जाओ, और न जम्बुक से मृगेंद्र को देख सहम कर लुक जाओ, झुकना रुकना लुकना ये सब कायर की सी बातें हैं, बस तुम वीरों से निज को बढ़ने को उत्सुक पाओ, अपनी अविचल गति से चलकर नियति चक्र की गति बदलो, बढ़ो चलो बड़े बस बढ़े चलो हे युवक निरंतर बढ़े चलो, देश धर्म मर्यादा की रक्षा का तुम व्रत ले लो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो हे युवक तुम बढ़े चलो। तो बच्चों ये हमारा एक पद्यांश था जिसके अंदर हमें
यहाँ पर बताया गया है कि जो देश का युवा है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलो अब इसके जितने भी सवाल है उनको हम देख लेते हैं। पहला है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो बच्चों ये उचित शीर्षक क्या होगा इसका, देश के प्रक्रमी यानी नवयुवक है उनको देश की युवा शक्ति के बारे में कहा गया है कि जो नवयुवक है वो क्या करें, देश की शक्ति में लगे रहे। तो हमारा जो इसका आंसर होगा कि देश के जो नवयुवक या देश की युवा शक्ति के बारे में पूछा गया है। तरुण किस रक्षा का व्रत करता है। तो बच्चों तरुण देश धर्म और मर्यादा, देश धर्म और मर्यादा तीनों की रक्षा का क्या करता है बच्चों, वचन करता है। अगला है अपनी अविचल गति से चलकर। पंक्ति में अविचल गति से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों युवा नियंत्रण न खोए, नियंत्रण में रहकर गति को तीव्र रखे, यानी जो अपना नियंत्रण है उसको न खोए युवा और अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों ये वाली लाइन है, अविचल गति से चलकर नियंत्रित गति को बदले। कवि राष्ट्र को किसके द्वारा किस प्रांगण में पहुंचाना चाहते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि राष्ट्र को युवाओं के शौर्य के द्वारा विकास के प्रांगण में पहुंचाना चाहते हैं। किसके प्रांगण में बच्चों, विकास के प्रांगण में पहुंचाना चाहते हैं कवि। अगला है देश के नवयुवकों के प्राणों में जोश से क्या परिणाम निकलते हैं। तो बच्चों देश के नवयुवकों के प्राणों के जोश से देश लहराते हैं, अर्थात हरे भरे एवं खुशहाल हो जाते हैं, यानी हरियाली ही हरियाली छा जाती है। कवि ने कायर की क्या विशेषता बताई है। तो कवि ने झुकना, रुकना और छिपाना, रुकना, झुकना और छिपाना कायर की विशेषता बताई है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुकना, झुकना, लुकना ये कायर की क्या है, विशेषताएं हैं। तो बच्चों ये हमारा एक पद्यांश था जो अपठित है, जिसको पढ़ करके हमने निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। आप यहाँ पर इनके आंसर भी देख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों खंड ब है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कैसी सोच रखता है। तो पान वाला कैप्टन चश्मे वाले को एक अजूबा, सनकी और मनोरंजक आदमी मानता था। उसकी दृष्टि में चश्मे वाला उपेक्षित व्यक्ति था। वह मानता था कि ऐसे आदमी का अखबार में फोटो छपना चाहिए ताकि लोग उसकी सनक के बारे में पढ़कर हंस सके, इसलिए वह उसे पागल तक कह देता था। लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए क्या आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी नैतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगे रहे और उसे जानने का प्रयत्न करे, मानव कल्याणकारी तत्वों की ही खोज करे जिससे हमारा विकास संभव हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, अटक नहीं रही है कविता का मूल भाव क्या है। तो अटक नहीं रही है कविता में फाल्गुन की मस्ती भरी प्राकृतिक सुषमा और उल्लास का वर्णन किया गया है। इसमें कई मादक हवाएं हैं, कई वृक्षों पर लाल हरे भरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हर जगह शोभा समा पा रही है। उदो तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों का व्यंग्य है। सूरदास ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो ये कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों का व्यंग्य है। जिन लोगों ने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। ईश्वरीय प्रेम से रहित लोग अभागे हैं। प्रभु प्रेम में चाहे कितनी भी तड़प हो किंतु जीवन की सार्थकता उसी से मिलती है। अगला है, साना सादा हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किसको देखकर कहा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने कटाओं के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा कहा क्योंकि वे क्षण लेखिका को जीवन की संपूर्णता का अनुभव करा रहे थे। वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक था। लेखिका ने बताया कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। मैं क्यों लिखता हूँ में लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या बताया है। तो मैं क्यों लिखता हूं में लेखक ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैंने देखा कि भारत की पूर्वी सीमा तक सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार गिराते जबकि उन्हें आवश्यकता बहुत कम मछलियों की होती थी। लेखक ने बताया कि इस दृश्य को देखकर मेरे भीतर जो व्यथा उमड़ी थी इससे मुझे अनुमान लगा कि अणु बम द्वारा कितनी ही जीवों की सांसें खत्म हो गई होगी। रोंगटे खड़े होना मुहावरे का अर्थ है बहुत डर जाना, यानी रोंगटे खड़े होना यानी डर जाना। पुलिस द्वारा चोर के पकड़ जाने पर उसके रोंगटे क्या हो जाते हैं,
खड़े हो जाते हैं। अगला बच्चों यहाँ पर खंडस है, जिसके अंदर भी हमें एक पठित गद्यांश पूछा गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के हमें बच्चों एक एक करके सभी के उत्तर हमें देने हैं। चलो एक एक करके हम सभी आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला गद्यांश है, लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती। चलो बच्चों अब देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पूछा गया है आगे। यहाँ पर बोला है, जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक हमारा गद्यांश था। चलो इसके आंसर देख लेते हैं। लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ क्या सिखाना चाहिए? तो बच्चों लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ हमें सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री का ज्ञान भी देना चाहिए। तो बच्चों जो हमारी पहली लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्र बनाने में भी हमें अपना हाथ जुटाना चाहिए। अगला है, लेखिका के पिताजी लेखिका को रसोई से दूर क्यों रखना चाहते थे? यानी जो उसके पिताजी है उसको वो रसोई से दूर क्यों रखना चाहते थे, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो उसे रसोई से दूर क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हो उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को भट्टी में झोंकना है। यानी अगर आप गृहिणी का काम करोगे तो क्या हो जाओगे, आप बिल्कुल भी किसी काम के प्रति करने वाले नहीं रह जाओगे, क्योंकि वे रसोई के कार्य को भटियार खाना कहते थे, जिससे व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा क्या हो जाती है, भट्टी में झोंकना है। लेखिका के घर में आए दिन क्या होते रहते थे? तो लेखिका के घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े वैसे और सगल होते रहते थे। अगला सवाल है बच्चों, इसका जो अंतिम सवाल था कि लेखिका के पिताजी लेखिका को वहां बैठने को क्यों कहते थे? क्योंकि वे चाहते थे कि जिससे लेखिका जान सके कि देश के चारों ओर क्या चल रहा है, यानी देश के बारे में सारी जानकारी उसको मिल सके। अगला है अथवा में, जिसके अंदर भी एक गद्यांश है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है कि मिट्टी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन से ही आ गई थी। चलो अब हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको पढ़ लेते हैं। खां साहब के नैसर्गिक आनंद में आंखें कब चमक उठी थी? जब वे वाल सुलभ हंसी का जिक्र करते थे तब। नाना के रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाने पर अमरुद्दीन क्या करता था? वह शहनाइयों में से मीठी वाली शहनाई की क्या करता था? खोज करता था। अगला है अमरुद्दीन के उस्ताद कौन थे? तो मामू अली बख्श खां अमरुद्दीन के उस्ताद थे। बिस्मिल्लाह खां को सम पर आने की तमीज कब आई? बिस्मिल्लाह खां को सम पर आने की तमीज बचपन से ही क्या आ गई थी, उनको आ गई थी। अगला पढ़ लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक पद्यांश दिया गया है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छी नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी माँ मौन व्यथा। छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कवि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि का आशय है कि मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मेरे इस छोटे से जीवन में अनेक कष्टदायी घटनाएं घटी है, इसलिए मैं जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें करके इसे बनावटी रूप में महान सिद्ध नहीं करना चाहता। कवि अपनी कथा कहने के बजाय किसमें उत्सुक रहता है, यानी वो उत्सुकता किसके अंदर उनकी है।
तो कवि यह मानता है कि उसकी आत्मकथा सुनकर मित्रों को निराशा एवं वेदना होगी, अतः वह अपनी कथा कहने के बजाय दूसरों की कथा सुनने में उत्सुकता रखता है। वह अपने बारे में मौन रहना ही उचित समझता है। कवि अपनी जीवन कथा को सामान्य कहकर इस चारित्रिक विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो कवि अपने जीवन को सामान्य कहकर अपनी दुर्बलताओं एवं असफलताओं को सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपने विनम्र, शालीन, अहंकार शून्य व सरल होने की भावनाओं को महान व्यक्ति के रूप में उजागर करते हैं। अगला सवाल है, कवि स्वयं मौन रहते हुए दूसरों की कथा क्यों सुनता है? तो कवि का जीवन निराशा, दुख एवं पीड़ाओं से ओतप्रोत रहा। कवि को ऐसा महसूस नहीं होता कि उससे अपने जीवन में किसी विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त किया जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके। अथवा है, गायक जब अंतरिकी जटिल तानों में जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे सिमटते हो मुख्य गायक का पीछा हुआ सम्मान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगतकार कब स्थाई को संभाले रहता है? जब मुख्य गायक अपने सरगम को लांघ कर भटकता हुआ अनहद में चला जाता है, तब संगतकार उसको स्थायी रूप से संभालता है। संगतकार मुख्य गायक को किस प्रकार संभालता है? जब मुख्य गायक स्वर को भूलकर इधर उधर लीन हो जाता है या फिर शुरू से भटक जाता है, ऐसी स्थिति में संगतकार उसे ऐसा संभालना जैसे पीछे छूटा हुआ सामान संभालने वाला हो। अंतरिकी जटिल तीनों में जंगल में का अर्थ क्या है? तो अंतरिकी जटिल तानों में जंगल में का अर्थ है किसी गीत के चरण को गाते हुए स्वर या आलाप की कठिन व उलझी हुई ताने। इन तीनों को उलझकर गायक जब मूल स्वर से भटकता है तब संगतकार उसे बचाता है। कवि ने नौसिखिया किसे तथा क्यों कहा? कवि ने नौसिखिया मुख्य गायक को कहा क्योंकि कभी कभी वह सुरों से इस प्रकार भटक जाता है वह गायन के क्षेत्र में नया नया हो। तो चलो बच्चों, ये हमारा एक पद्यांश था जो हमारा पठित पद्यांश था। अब हम इसके आगे के प्रश्न देख लेते हैं। मोह और प्रेम में अंतर होता है। जगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सिद्ध किया गया? मोह का अंधता होती है। मोह के अंदर क्या होती है? अंधता होती है। वह भला बुरा न देखकर केवल स्वार्थ का ही आधारित होता है। प्रेम में सात्विकता होती है, उसमें निर्मलता एवं स्वार्थहीनता होती है। इसलिए बाल गोविंद भक्त ने अपनी पतोह के प्रति मोह न प्रकट करके उसके प्रति प्रेम प्रकट किया। पुत्र के मर जाने के बाद उन्होंने उसके भविष्य को सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। इससे उनके प्रेम प्रकट हुआ। यदि वे उसे अपनी सेवा में रख लेते तो उसका मोह होता। अथवा है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों को भी सनकों और शौक के बारे में पूछा सुना होगा। एक लेख लिखिए, किसी एक के बारे में लिखिए। तो बच्चों, इतिहास में पढ़ने, जानने और सुनने से पता चलता है कि नवाब वर्ग हमेशा से ही शौकीन मिजाज और सनकी रहा है। उदाहरण के लिए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को जब आक्रमणी गिरफ्तार करने आए थे, वे अपने पलंग से उठकर इसलिए उनसे लड़ नहीं पाए थे क्योंकि उस समय जूते पहनने वाला और तलवार उठाकर देने वाला कोई भी नौकर उनके पास नहीं था। इससे स्पष्ट है कि नवाब शौकीन मिजाज और सनकी थे। लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमानपूर्ण बातें क्यों की एवं स्वयं का नियंत्रण रखने का क्या कारण बतलाया? तो बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम के हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण धारण किए हुए देखकर क्षत्रिय समझा और इस कारण कुछ अभिमानपूर्ण बातें कही। लेकिन अब पता चला कि वह भृगुवंशी ब्राह्मण है, इसलिए वे क्रोध में रोककर उनकी बातें सहन कर रहे थे। रघुवंशी लोग देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, अतः परशुराम जी से युद्ध करना उचित नहीं है। उन्हें मारने से पाप लगेगा और हार जाने का अपशय मिलेगा, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखा। यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इस कविता ने बच्चों की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। वह बच्चा जिसके अभी अभी दांत निकलते शुरू हैं, कवि ने उस मनोहारी मुस्कान के माध्यम से व्यक्ति के हृदय की सरल अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। बच्चे के मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि पाषाण हृदय को भी जल बना देती है। इसे कवि ने बच्चों की माँ को भी धन्यवाद दिया है। वह अपने बच्चे व पिता का परिचय करवाती है। पिता प्रवास पर गए होने के कारण प्रथम बार बच्चों को देखते हैं, इस कारण माँ द्वारा दिए गए कार्यों को कवि धन्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि सूरदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में बताइए। तो भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासक सूरदास का जन्म सन
1478 ईस्वी में तथा निधन 1583 में माना गया है। मान्यता अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट शीही ग्राम में हुआ माना जाता है। वे जन्मांध थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षित कवि सूरदास अष्टछाप के भक्ति कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के मध्य गौ घाट पर रहते हुए श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूर सारावली एवं साहित्य लहरी के उनके प्रमुख ग्रंथ थे। सूर वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अथवा का प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। यानी स्वयं प्रकाश है, उनके बारे में हमें बताना है। तो लेखक स्वयं प्रकाश 20 जनवरी 1947 को इंदौर में जन्मे। वह मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास एवं अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात भी स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी एवं संतान आदि कहानी संग्रह लिखे। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनमें पहल बनमाली राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य है। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, निबंधात्मक माता का अंचल पाठ की आधुनिक स्वयं में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। माता का अंचल पाठ 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है, लेकिन आधुनिक समय में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है। पहले गांव में कच्चे मकान पेड़ पौधे होते थे, जब उनका स्थान पक्के मकानों ने ले लिया। पहले गांव में लोग बहुत सी सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आधुनिक समय में चालाकी और बनावटीपन अधिक रहता है। नष्ट होती जा रही मानवीयता को बचाना जरूरी है। अथवा का प्रश्न है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज की पीढ़ी भौतिक सुख सुविधाओं एवं मनोरंजन के लिए प्रकृति का निर्ममता से विदोहन कर रही है। प्राकृतिक स्थलों को उजाड़कर बस्तियां बसाई जा रही है। विस्फोटों से पर्वत उड़ाए जा रहे हैं। पर्वतीय स्थानों पर सैलानियों के कारण गंदगी फैल रही है। पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमें सचेत होना चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैले और तापमान में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर हमें 300 शब्दों में किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो पहला हमारा टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रस्तावना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्रियान्विति क्या है और उपसंहार। दूसरा है बाल विवाह एक अभिशाप। प्रस्तावना, बाल विवाह का अभिशाप, बाल विवाह के दुष्परिणाम, समस्या के निवारणार्थ उपाय और उपसंहार। तीसरा है राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव। प्रस्तावना, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख उत्सव मेले, प्रमुख पर्वोत्सव से लाभ और उपसंहार। अगला है मनोरंजन के आधुनिक साधन, यानी प्रस्तावना, मनोरंजन की आवश्यकता और उसका क्या महत्व है, आधुनिक काल के मनोरंजन के साधन, भारत में मनोरंजन के साधनों की क्या स्थिति है और अंतिम होगा बच्चों उपसंहार। तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। तो पहला पॉइंट होगा बच्चों हमारा प्रस्तावना, बेटियां तो है ईश्वर का उपहार, मत छीनो इनके जीने का अधिकार। आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही है, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों न हो। देश की उन्नति और विकास में बेटियां अपना पूर्ण योगदान दे रही है, परंतु आज भी बेटियों को बेटी के समान दर्जा नहीं दिया जाता। इससे एक सामाजिक दोष एवं विकृत परंपरा कही जा सकती है। बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है, यानी बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ, हमारे देश में लिंग भेद होने के कारण कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। इसके रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की गई। इस अभियान की शुरुआत करने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बेटियों का जन्म होने पर उसे वैसे ही धूमधाम से मनाया जाए जिस प्रकार बेटों के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। इसके साथ ही जिसके घर बेटी पैदा होती है वह परिवार
5 पेड़ लगाओ का संकल्प ले। इस अभियान का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करना है और बेटियों की जन्म दर में बढ़ोतरी करनी है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। इसलिए हर चिकित्सालय के बाहर कन्या भ्रूण हत्या कानून अपराध है। यह वाक्य लिखा देखने को मिलता है। लड़कियों के प्रति शोषण को खत्म करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अंतिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्रियान्विति। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा को जून 2014 में संबोधित किया, जिसमें इस आवश्यकता पर बल दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका संरक्षण और सशक्तिकरण किया जाए। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस अभियान का मुख्य मंत्रालय होगा, जो कि परिवार की कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। इस अभियान को लिंग परीक्षण एवं बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं को पूर्ण संरक्षण देना तथा बालिकाओं को विकास के लिए शिक्षा के संबंध में सभी गतिविधियों को पूर्ण भागीदारी रहेगी। साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन किया जाएगा। उपसंहार: आज के समय में बेटियों को समाज में उपयुक्त एवं यशोचित स्थान दिलाने के लिए भेदभाव को जड़ से समाप्त कर समाज में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी चाहिए। इस समस्या के निदान के लिए हमें रूढ़िवादी सोच का परित्याग करना चाहिए। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कल्पना चावला, किरण मजूमदार, चंदा कोचर, वसुंधरा राजे जैसी सशक्त महिलाओं का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्र कल्याण कोष या छात्र सहायता फंड से परीक्षा शुल्क की राशि प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी आपको क्या करना है, कल्याण कोष और छात्र सहायता कोष फंड से आपकी जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ करने के लिए आपके जो प्रधानाचार्य है उनको एक पत्र लिखना है, यानी हमें एप्लीकेशन यानी पत्र लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर, विषय परीक्षा शुल्क के संबंध में महोदय, मैं इस विद्यालय में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। 2 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी का निधन हो गया था। अब परिवार में कमाने वाला सदस्य कोई नहीं है। वृद्धा माताजी घरेलू काम करके किसी प्रकार घर का खर्चा चलाती है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति खराब होने से मैं परीक्षा शुल्क की व्यवस्था करने में असमर्थ हूँ। मैंने पिछली योग्यता परीक्षा में जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और पूर्व कक्षा में विद्यालय से मुझे छात्र कोष से आर्थिक सहायता मिल गई थी। अतः प्रार्थना है कि इस वर्ष भी इस परीक्षा शुल्क की राशि छात्र सहायता कोष से दिलवाकर अनुग्रहित करें। इधर आपको दिनांक लिखनी है और आपका प्रार्थी क्या हो जाएगा, कमलेश। अथवा के अंदर स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेंद्र मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपको स्वयं को रसालगढ़ का छात्र सुरेश मानना है और आपका जो छोटा भाई है मोहन, उसको शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, रसालगढ़, दिनांक 21 जनवरी, जो भी डेट होगी। प्रिय अनुज, अनुज बच्चों छोटे के लिए होता है। मोहन, सस्नेह सुभाषिस, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम को देखकर ज्ञात होता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे हो। परीक्षा के समय तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 3 माह बाद तुम्हारी बोर्ड परीक्षा है, अतः स्वास्थ्य के साथ साथ अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। बोर्ड परीक्षा के अंक आगे अनेक प्रवेश परीक्षाओं में एवं नियुक्तियों में भी देखे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम यदि मेहनत करोगे तो योग्यता सूची में भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हो। किसी विषय के अध्ययन में यदि कोई समस्या हो तो सूचित करना, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। माता पिता की ओर से शुभाशीर्वाद पत्र के इंतजार में तुम्हारा शुभेच्छु। आपका जो बड़ा भाई है उसका नाम आ जाएगा सुरेंद्र। आज का अंतिम सवाल है, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन लिखना है। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान, महादान, आपातकालीन जरूरत की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक को किया जा रहा है। रक्तदान बनने के लिए अपना नाम पता रजिस्टर करवाएं। रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो एक पुण्य का काम है। स्थान का नाम रेड क्रॉस हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर। व्यवस्थापक आपको आपके नीचे मोबाइल नंबर भी लिख देने हैं। अगला अथवा का है, आपके शहर के एक नया वाटर पार्क खुला है। यानी आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेलों एवं खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए एक विज्ञापन का उल्लेख 25 से 50 शब्दों में करिए। तो आपके शहर में नया वाटर पार्क, सभी परिवार आवे, सहपरिवार आवे, सुविधाओं का लाभ उठावे। नए वाटर पार्क में उपलब्ध सुविधाएं, पानी के खेल, वाटर पोलो, तैराकी, रोमांचक झूले एवं चक्रियां, मनोरंजक खेल, तमाशे, अन्य कई मनभावन झांकियां,
स्वादिष्ट खान पान, चाट, गोलगप्पे आदि। अविलंब मनोरंजन करें। व्यवस्थापक, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। खुल गया। तो बच्चों ये आज हमारा कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर 8 था, जिसको हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। साथ ही हम जो इसका अंतिम मॉडल पेपर 9 है, हम उसको भी कल ही हल करेंगे, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ने का समय पर्याप्त मिल सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके कमेंट से। साथ ही अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।